Assalamualaikum, everyone. Today we will discuss about the radiation pollution, and it is a new topic of environmental biology that we are going to discuss in today's lecture. We will actually discuss all the types of radiations and how these radiations emit from different particles and how the human body and different living organisms can get affected from these radiations and how we can control this radiation pollution. All these things we will discuss about in today's lecture. So let's start the lecture. ओके, रेडिएशन पोल्यूशन एक्चुअली इसका क्या मतलब होता है कि अगर ये एक ऐसा प्रोसेस है विच इज कंसर्न विद द पैसेज ऑफ एनर्जी बिटवीन द प्लेसेस थ्रू स्पेस. इट इज दिस इज द रेडिएशंस, दीज आर द रेडिएशंस जो कि एक्चुअली सन से भी जनरेट होती हैं, ठीक है. और वो रेडिएशन जो सन से जनरेट हो रही हैं वो एक्चुअली अर्थ के टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकती हैं, चेंज कर सकती हैं. अब रेडिएशन की दो डिफरेंट टाइप्स हैं. It could be ionizing radiation and non-ionizing radiations. वन बाय वन हम आयनाइजिंग रेडिएशन को भी डिस्कस करेंगे और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन को भी डिस्कस करेंगे. आयनाइजिंग रेडिएशन एक्चुअली ऐसी रेडिएशंस हैं जिनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो ह्यूमंस की बॉडी में या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के टिश्यू में पेनिट्रेट कर सकें, उसके अंदर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में अपनी एनर्जी को डिपॉजिट कर सकें, ठीक है. अब आयनाइजिंग रेडिएशन बहुत ज्यादा हाई एनर्जी की रेडिएशंस होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अल्फा रेडिएशंस. अल्फा ये बीटा पार्टिकल्स हैं, या फिर गामा रेडिएशंस जो हैं, गामा रेज हैं. ये सारी की सारी आयनाइजिंग रेडिएशन की कैटेगरी में आती हैं, ठीक है. और ये सब की सब जो हैं वो किसी भी एटम से रिलीज होती हैं, ठीक है. और किसी भी जो न्यूक्लियस है, एटॉमिक रेडिएशन भी हो सकती हैं और न्यूक्लियर रेडिएशन भी हो सकती हैं, ठीक है. अगर वो न्यूक्लियस से रेडिएशन रिलीज होंगी, चाहे वो अल्फा पार्टिकल है चाहे वो बीटा पार्टिकल्स हैं, तो उसको हम न्यूक्लियर रेडिएशन कहेंगे. अगर वो किसी एटम से रिलीज हो रही है तो फिर हम उसको अल्फा और बीटा एटॉमिक रेडिएशंस कहेंगे, ठीक है. दिस इज अ फॉर्म दिस फॉर्म इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, और ये सबसे ज्यादा स्फीयर रेडिएशंस हैं, सबसे ज्यादा स्फीयर कॉज है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की, ठीक है. और आयनाइजिंग रेडिएशन जो कि रेडियो आइसोटॉप्स भी हो सकते हैं. और ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं, हमारे लिथोस्फीयर में कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जो कि इन रेडिएशंस को सेक्रेट कर रहे हैं, और ये डायरेक्टली भी स्पेस से डायरेक्टली भी प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है. अब अगर हम नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन की बात करें, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन आर एक्चुअली सोलर रेडिएशन जो कि सुपरफिशली किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्किन को डैमेज कर सकता है, ठीक है. द माइक्रोब्स कैन ऑल्सो बी इफेक्टिवली इनएक्टिवेटेड बाय यूज ऑफ नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन लाइक यूवी रेडिएशन, ठीक है. जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल यू आर वर्किंग विद द माइक्रोब्स एंड यू आर वर्किंग इन द लेबोरेटरी और समवेयर ऑन ओपन ग्राउंड, तो वहां पे अगर माइक्रोब्स हैं जो कि बेनिफिशियल हैं आपकी बॉडी के लिए या फिर आपकी अर्थ के लिए माइक्रोब्स बेनिफिशियल हैं और वहां पे यूवी रेडिएशंस बहुत ज्यादा हैं, देयर विल बी हाई चांस कि वो जो माइक्रोब्स हैं वो इनएक्टिवेट हो जाएं, क्योंकि ये रेडिएशंस उनकी बॉडी को बहुत ज्यादा अफेक्ट कर सकता है. अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हैं, जो कि हमने नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन की बात की है, ये सन से एमिट होती हैं, ठीक है. यूवी रेडिएशंस हैं, इंफ्रारेड है, गामा है, एक्स रे है एंड माइक्रो या फिर रेडियो वेव्स जो हैं, ये सब के सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है. और जो यूवी रेडिएशंस हैं ये सन से जनरेट होती हैं, और इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा अरसे तक रहता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, चाहे वो ह्यूमन है, चाहे वो प्लांट है, चाहे वो बैक्टीरिया है, चाहे वो कोई प्रोटोजोन है. तो अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूवी रेडिएशन अफेक्ट करेंगी तो इनका इफेक्ट बहुत लंबे अरसे तक रहता है, ठीक है. उसके बाद पार्टिकुलेट और कॉर्पस्कुलर रेडिएशंस, ये हमने पहले भी बात की कि अल्फा पार्टिकल्स हैं, बीटा पार्टिकल्स हैं. यहाँ पे गामा रेज भी आ सकती हैं, बट गामा रेज आर द पार्ट ऑफ बोथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एज वेल इट इज अ पार्ट ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशन, ठीक है. ये किसी भी एटम से रिलीज होती हैं, ठीक है. कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है उसके एटम से रिलीज होती हैं वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. जाहिर सी बात है, आपको पता है कि किसी भी एटम के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स ही होते हैं. और जब वो अनस्टेबल हो जाते हैं, ठीक है, कोई भी रेडियो एक्टिव मटेरियल, कोई भी न्यूक्लियस तब रेडियो एक्टिव होता है जब उसका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन
जो है वो स्टेबल नहीं रहता। ठीक है, उसको स्टेबल करने के लिए वो अपनी रेडिएशंस को इमिट करता है। ठीक है, रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स अल्फा हैं, बीटा है, न्यूट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं और कॉस्मिक टाइप्स भी हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल हियर इज अ सोर्स ऑफ रेडिएशन जो कि नेचुरल सोर्स है, कॉस्मिक रेज जो कि आउटर स्पेस से आ रही हैं। ठीक है, एंड वीकन एज दे पास थ्रू द एटमॉस्फेयर। ठीक है, जैसे ही एटमॉस्फेयर से पास करेंगी तो ये वहां पे जाके लिविंग ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करेंगी। ठीक है, और उनके इम्यून सिस्टम को वीक कर सकती हैं। ठीक है, उनके बॉडी को अफेक्ट कर सकती हैं, उनके बॉडी के मेटाबॉलिज्म को चेंज कर सकती हैं। तो ये कॉस्मिक रेडिएशन जो है ये डायरेक्टली आउटर स्पेस से ओरिजिनेट होती हैं। Then environment is also a very important source of these radiations। जैसे कि हमने बात की टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, लिथोस्फीयर के अंदर बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि रेडियो एक्टिव मटीरियल, जो कि रेडिएशंस को रिलीज कर रहे हैं, जैसे कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ये मैन के इन्वायरमेंट के अंदर प्रेजेंट है, जैसे कि सॉइल है, रॉक है, बिल्डिंग्स हैं। ठीक है, इन सब के अंदर आइसोटॉप्स प्रेजेंट होते हैं, थोरेनियम के, यूरेनियम के, रेडियम के। ठीक है, और ये भी हाईली अनस्टेबल होंगे। जितने ज्यादा कोई भी पार्टिकल अनस्टेबल होगा उतना ही ज्यादा चांस है कि वो अल्फा और बीटा पार्टिकल्स को इमिट करे। जितना ज्यादा अल्फा और बीटा पार्टिकल्स इमिट होंगे उतनी ही ज्यादा रेडिएशंस इमिट होंगी और उतना ही पोल्यूशन के चांसेस भी इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें रेडोन और थोरोन जो है ये मेजर पोल्यूटेंट हैं जो कि आपके एटमॉस्फेयर को अफेक्ट कर रहे हैं। इंटरनल रेडिएशंस भी हैं, यानी कि ह्यूमन की बॉडी के अंदर हैं। कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं बॉडी के टिश्यूज में, जैसे कि यूरेनियम है, थोरियम है, या आइसोटॉप्स हैं पोटेशियम के, सेट्रेंटियम के, कार्बन के। ठीक है, ये जब अनस्टेबल होंगे तो ह्यूमन की बॉडी के अंदर भी जाके ये रेडिएशन इमिट करेंगे, जो कि चाहे वो ह्यूमन है चाहे वो कोई और एनिमल है उसकी बॉडी को वो डायरेक्टली अफेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इंटरनल रेडिएशंस भी हैं जो कि बॉडी को अफेक्ट कर सकती हैं, और एटमॉस्फेरिक रेडिएशंस भी हैं, आउटर स्पेस रेडिएशंस भी आ रही हैं जो कि बहुत ज्यादा रेडिएशन पोल्यूशन कॉज कर रही हैं, एंड इट इज द मोस्ट स्वेयर टाइप ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। मैन मेड या आर्टिफिशियल सोर्सेज भी ऐसे हैं। ये तो एक नेचुरली हमने पढ़ा है कि इन्वायरमेंट के अंदर ऐसी चीजें हो रही हैं। लेकिन ह्यूमंस ने भी कुछ ऐसी चीजें बनाई हैं अपनी बेनिफिट के लिए, अपनी लाइफ को आसान करने के लिए, विद द डेवलपमेंट ऑफ प्रोसेस एंड विद द प्रोग्रेस ऑफ कंट्री। बट इसके बहुत ज्यादा नुकसान भी है। अगर हम इसको मॉनिटर नहीं करेंगे तो हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा इससे असर पड़ेगा। ठीक है, अब एक्सरे है, मेडिकल और डेंटल एक्सरे होता है। ठीक है, हम हॉस्पिटल्स में डिफरेंट एक्सरेज करवाते हैं। ठीक है, ऑल्दो ये बेनिफिशियल है, हमें पता चल जाता है कि ह्यूमन के बॉडी के अंदर क्या एबनॉर्मेलिटी है। ठीक है, लेकिन इसकी वजह से बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिव मटीरियल जो है वो आपके एटमॉस्फेयर में एंटर हो रहा है, जो कि आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो जैसे रिस्ट वॉच है, ठीक है, वो भी रेडियो एक्टिव है। ठीक है, टीवी आप यूज कर रहे हैं वो भी रेडियो एक्टिव मटेरियल को एक्सचेंज कर रही है। ठीक है, और भी जो है डिफरेंट फॉर्म ऑफ हीटर्स यूज कर रहे हैं, लाइट यूज कर रहे हैं, आयनाइजिंग रेडिएशंस, मेनी रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस जैसे कि आइसोटॉप हैं, कार्बन के, सेट्रेंटियम के, आयोडीन के, सीजियम के। तो ये सब जो है रेडियो एक्टिव फॉल आउट यहाँ से होता है, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है यहाँ से, डिफरेंट रेडिएशंस को इमिट कर रहे हैं और अल्टीमेटली ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट कर रही हैं। तो हमें आर्टिफिशियल सोर्सेज को चाहे हमने यूज करना है, इसको अल्टरनेटिव मेथड हमें यूज करने चाहिए ताकि ये रेडिएशन का इमिशन कम से कम हो। और दूसरी चीज ये कि अगर हम इनको यूज करें, जाहिर सी बात है ये हमारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, हम इसके बगैर जो है वो प्रोग्रेस नहीं कर सकते, ये भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो हमें इसको भी यूज करना चाहिए, बट हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इसमें एक ऐसे मटेरियल को यूज करें जिसकी वजह से रेडिएशन पोल्यूशन कम से कम हो। रेडिएशन यूनिट्स जो है इसको हम डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से हम इसके रेडिएशन के यूनिट को एक्सप्रेस करते हैं। क्योरी जो है इसको भी ये भी एक यूनिट है। ठीक है, जिसका मतलब होता है 37 बिलियन एटम्स डिकेइंग पर सेकेंड। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज मेजर्ड इन व्हाट हैज बीन टर्म्ड एज डोज। डोज की फॉर्म में भी आप इसको, डोज भी एक इसका यूनिट है, क्योरी भी इसका एक यूनिट है, रैड भी इसका एक यूनिट है, रैम भी इसका एक यूनिट है, और यूनिट आर भी इसका एक यूनिट है। ठीक है, तो ये डिफरेंट यूनिट्स हैं जो कि हम यूज करते हैं कहीं पे भी रेडिएशन को एक्सप्रेस करने के लिए। यहाँ पे बायोलॉजिकल इफेक्ट क्या होते हैं रेडिएशन की? बायोलॉजिकल इम्पैक्ट का मतलब है कि ह्यूमंस की बॉडी पे क्या इफेक्ट है, बफलोज की बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट है, डिफरेंट बैक्टीरिया की बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट है, डिफरेंट प्रोटोजोन्स की बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट है।
और हम सोमैटिक इफेक्ट की बात कर रहे हैं और दूसरा जेनेटिक इफेक्ट की बात कर रहे हैं। सोमैटिक का मतलब होता है बॉडी, जेनेटिक का मतलब होता है इसके जीन्स के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है। अगर सिंगल डोज पूरी बॉडी, यानी कि पूरी बॉडी के साथ एक्सपोज हो रही है ना, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर सिर्फ और सिर्फ 25 रेड जो हैं वो ह्यूमन की बॉडी में एंटर हो रहे हैं, मे नॉट लीड टू एनी ऑब्जर्वेबल चेंज हु एवर 100 रेड्स कॉज वॉमिटिंग एंड फटीग। ठीक है, अगर 25 तक है तो फिर जो है वो इतना स्वेयर प्रॉब्लम कॉज नहीं करेंगे, लेकिन अगर इससे इंक्रीज हो गए यानी कि 100 लेवल पहुंच गया तो उसकी वजह से सिम्टम्स अपीयर होना स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे कि वॉमिटिंग, जैसे कि फटीग, सिकनेस, ठीक है, और एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम भी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर रेडिएशन या यूनिट आर की जो अमाउंट है अगर वो 400 से 500 तक पूरी बॉडी में जाएगी तो ये 50% फैटल हो सकती है ह्यूमन बॉडी के लिए। इसकी वजह से ल्यूकीमिया हो सकता है, यानी कि ब्लड कैंसर हो सकता है, कार्सिनोजेनेसिस हो सकता है, कैंसर कॉज कर सकते हैं। इवन के अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तो उसका जो फीटस है उसमें अबनॉर्मेलिटीज आ सकती हैं और इसकी वजह से लाइफ जाहिर सी बातें शॉर्ट हो जाएगी। जेनेटिक इफेक्ट क्या होता है, चाहे हम रेडिएशन की बात करें चाहे किसी भी पोल्यूशन की बात करें, तो इसकी वजह से जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जो जीन का सीक्वेंस होता है, वो बिल्कुल अल्टरनेट कर जाता है। अगर जीन का सीक्वेंस अल्टरनेट करेगा तो प्रोटीन सही नहीं बनेगी, अगर प्रोटीन सही नहीं बनेगी तो सेल के अंदर जो फंक्शन है वो सही परफॉर्म नहीं होगा। तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन आ सकती है जिसकी वजह से स्टेरिलिटी आ सकती है, यानी कि एक पर्सन, फॉर एग्जाम्पल, वो हो सकता है कि अ पर्सन कुड नॉट बी अ मदर और अ फादर, ठीक है, ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ दिस रेडिएशन। या फिर पॉइंट म्यूटेशन भी हो सकती है जिसमें सिंगल जीन अफेक्ट हो सकता है, लेकिन सिंगल जीन अफेक्ट होने से भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है। जैसे कि हम सीकल सेल एनीमिया की बात करें तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक जीन जो होता है ना, एक न्यूक्लियोटाइड, सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड अपनी जगह पे नहीं होता, लेकिन वो उसकी वजह से आरबीसीज जो हैं दे फेल टू परफॉर्म देयर फंक्शन सिर्फ एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड की वजह से। तो पॉइंट म्यूटेशन भी बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है ह्यूमन की बॉडी को और बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी। ठीक है, ये डिफरेंट यहाँ पे रिसर्च के अकॉर्डिंग डाटा कलेक्ट किया गया और ये देखा गया कि अगर रेडिएशन का एक्सपोजर हुआ है इन लोगों में और इनमें क्या हेल्थ प्रॉब्लम्स आए हैं, जिसमें उसके डीएनए की में म्यूटेशन आ गई है। ठीक है, अलावा उसमें थायराइड प्रॉब्लम है, लंग्स प्रॉब्लम है, आरबीसीज जो है उसके अफेक्ट हो गए, स्टमक प्रॉब्लम हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन उसकी अफेक्टेड है। ठीक है, इवन कि उसकी जो इंटेस्टाइन की इंटरनल लाइनिंग्स हैं वो तक डैमेज हैं, उसमें ब्लीडिंग है, इवन के इसको डायरिया है, हेयर लॉस है, वॉमिटिंग है, नोजिया है, ब्लड क्लॉट है, तो ये सब इस रेडिएशन की वजह से हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा लीथल है, बहुत ज्यादा ह्यूमन की बॉडी को अफेक्ट कर रहे हैं। वी शुड मिनिमाइज दीज रेडिएशंस टू प्रोटेक्ट अवर लाइफ, और हमें इसके अल्टरनेटिव मेथोडोलॉजी को, अल्टरनेटिव तरीकों को यूज करना चाहिए ताकि हम इससे प्रिवेंट कर सकें। अब हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, मॉनिटर एंड प्रिवेंट द लीकेज ऑफ रेडियोएक्टिव फ्रॉम नेचुरल एज वेल मैन मेड सोर्सेज। केयर शुड बी टेकन while handling radioisotopes and managing the atomic power reactors. The disposal of radioactive waste must be done under strict supervision so that no leakage occur to contaminate food, water, and air. Nuclear explosion are carried in a way that no scattering of radiation is allowed to occur. Radioactive sources should be shielded with the help of appropriate material. All these preventive measures we need to take to prevent from these lethal radiation and to prevent our environment from these radiations. आई होप आज का लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। स्टे कनेक्टेड, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।